नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में, और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायली सेना का गजा में हमास के खिलाफ अभियान जारी। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ का दावा, कहा रफा में हमास ब्रिगेड का लगभग सफाया। नेतन्याहू ने कहा अगर हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते पर सहमति बनी तो भी जारी रहेगा युद्ध। रूस ने क्रीमिया हमले के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। राजदूत को तलब कर दर्ज कराया कड़ा विरोध, कहा मिलेगा माकूल जवाब। यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण रूसी हमला। यूक्रेन ने 30 रूसी रिफाइनरी और डिपो को निशाना बनाने का किया दावा। रूस के दागिस्तान में हुए हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 20। अब तक हमले की नहीं ली है किसी संगठन ने जिम्मेदारी। रूस ने हमले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का जताया शक। राष्ट्रपति पुतिन ने मारे गए लोगों के प्रति प्रकट की गहरी संवेदना। दक्षिण कोरिया में लिथियम बैटरी बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 22 लोगों की मौत, 100 से अधिक लोग घायल। मरने वालों में अधिकतर विदेशी मजदूर शामिल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया गहरा दुख। फ्रांस शासित न्यू कैलेडोनिया में फिर शुरू हुआ हिंसा का दौर। पुलिस स्टेशन और कई इमारतों में लगाई गई आग। अब तक 9 लोगों की मौत। और आइए हमारे इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एशियाई देशों से जुड़ी खबरों से जुड़े सेगमेंट एशिया का आईना के साथ। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष अब भी जारी है। लड़ाई के 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अमेरिका समेत दूसरे देशों की मध्यस्थता करने के बावजूद संघर्ष विराम संभव होता नहीं दिख रहा है। दरअसल हमास चाहता है कि समझौता संघर्ष खत्म की घोषणा पर हो, तो वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अनुसार युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक गजा को हमास से मुक्त नहीं करा लिया जाता। इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ अभियान जारी है। लड़ाई के 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अमेरिका समेत दूसरे देशों की मध्यस्थता के बावजूद अब तक संघर्ष विराम समझौता संभव नहीं हो पाया है। इजरायली सेना रफा के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों पर कब्जे के बाद पश्चिम और उत्तर क्षेत्र की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने राफा में हमास ब्रिगेड के लगभग नष्ट हो जाने का दावा किया है। हर्जी हलेवी ने कहा है कि राफा में हमास का कोई आतंकी नहीं है, यानी ये अब एक लड़ाकू इकाई के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई का भीषण दौर खत्म हो गया है। हालांकि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक क्षेत्र को हमास से मुक्त नहीं करा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार गाजा में तीव्र लड़ाई का दौर खत्म हो जाने के बाद इजराइल लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर और अधिक सेना तैनात करने में सक्षम होगा। हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी सीमा पर हमले तेज कर दिए हैं। अगर संघर्ष विराम को लेकर कोई समझौता होता है तो हमारी शर्त युद्ध खत्म करने की नहीं होगी। हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। गाजा में भीषण लड़ाई का दौर खत्म होने के बाद लेबनान की सीमा पर अधिक सैनिकों की तैनाती संभव हो पाएगी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने पश्चिम एशिया को अपने चपेट में ले लिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हिजबुल्लाह और इजरायली बलों के बीच सशस्त्र संघर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह स्थिति पश्चिमी शक्तियों के लिए चिंता का विषय है। इस संदर्भ में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बियरबाक पश्चिम एशिया की यात्रा पर तेल अवीव पहुंची। अक्टूबर में शुरू हुए संघर्ष के बाद से एनालेना बियरबाक का पश्चिम एशिया का ये 8वां दौरा है। वहीं यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख ने चिंता जताते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध फैलाव के कगार पर खड़ा है। हम युद्ध के फैलाव के कगार पर खड़े हैं। लेबनान के दक्षिणी हिस्से को प्रभावित करने वाले इस युद्ध के खतरे दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं।
7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा तब तक वो अपने हमले नहीं रोकेगा। जून की शुरुआत में हिजबुल्लाह ने इजरायली कस्बों में इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों पर रॉकेट और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी है। इजरायली हमलों के बाद से हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के खिलाफ किए गए हमले सबसे गंभीर हैं, जिसमें उसके एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई थी। इस बीच ग्रीस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय संघ के एक संप्रभु राज्य साइप्रस के खिलाफ हिजबुल्लाह द्वारा धमकी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल की मदद के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए साइप्रस पर हमले की चेतावनी दी थी। इस बीच एक ब्रिटिश सहायता समूह सेव द चिल्ड्रेन ने दावा किया है कि गाजा में लगभग 21,000 बच्चे लापता हैं। सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि हजारों लापता फिलिस्तीनी बच्चे मलबे में फंसे हुए हैं, अज्ञात कब्रों में दफन हैं, विस्फोट में हुए नुकसान के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी है, या इजरायली बलों की हिरासत में हैं, या संघर्ष की अराजकता में कहीं खो गए हैं। दक्षिण कोरिया स्थित लिथियम बैटरी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 22 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 18 चीनी नागरिक, 2 दक्षिण कोरियाई और 1 लाओटीरियन नागरिक शामिल है। वहीं अन्य मृतकों की नागरिकता का पता अभी नहीं लग सका है। इधर आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि आग पर 6 घंटों के भीतर काबू पा लिया गया था। विस्फोट के दौरान फैक्ट्री में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और प्रधानमंत्री हान डक-सू ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने विस्फोट की आवाज को गोलीबारी की आवाज की तरह भयावह बताया। इधर कई दिनों की शांति के बाद फ्रांस शासित न्यू कैलेडोनिया में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। हिंसक घटनाओं और आगजनी में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। ताजा हिंसा स्वतंत्रता समर्थक कुछ नेताओं को मुकदमा चलाने के लिए फ्रांस प्रत्यर्पित किए जाने के बाद शुरू हुई। फ्रांस शासित न्यू कैलेडोनिया में पिछले कई हफ्तों से हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों की शांति के बाद सोमवार को एक बार फिर हिंसा का ताज़ा दौर शुरू हो गया। द्वीप पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चायुक्त के मुताबिक पूरी रात पिंस और मैरी द्वीपों पर अशांति रही। पुलिस पर हमले किए गए। आगजनी की घटनाओं में एक पुलिस स्टेशन और एक टाउन हॉल सहित कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दंगों की योजना बनाने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए एक समूह के 7 स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ताओं को मुकदमा चलाने के लिए शनिवार को फ्रांस प्रत्यर्पित किया गया, तो एक बार फिर द्वीप हिंसा की भेंट चढ़ गया। इन घटनाओं को देखते हुए फ्रांसीसी सरकार ने 3,000 से अधिक सैनिकों और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी है। न्यू कैलेडोनिया में ऐसा पहली बार नहीं है कि आग की घटना सामने आई हो। इसके अलावा नोमिया के ड्यूकोक्स और मैजेंटा जिलों में भी आग लगाई गई थी। पुलिस स्टेशन के परिसर, उनकी गाड़ियों के साथ निजी गाड़ियों को भी जला दिया गया था। वहीं बोरेल में पुलिस और अलगाववादियों के बीच झड़प की खबर सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। दक्षिण पश्चिम प्रशांत के गर्म पानी में ऑस्ट्रेलिया के पूरब में करीब 1500 किलोमीटर दूर न्यू कैलेडोनिया करीब 2,70,000 लोगों का घर है। इनमें से 41% मेलानेशियन कनक और करीब 24% यूरोपीय मूल के लोग हैं। इस जलडमरू मध्य को ये नाम ब्रिटिश खोजी यात्री कैप्टन जेम्स कुक ने 1774 में दिया था। 1854 में इसे फ्रांस ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 19वीं सदी में फ्रांस का उपनिवेश बनने के बाद न्यू कैलेडोनिया 1946 में फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी बन गया। 1970 के दशक की शुरुआत में निकल का पता चलने के बाद बाहरी लोग भी इस तरफ आकर्षित हुए, जिसके बाद यहाँ तनाव बढ़ने लगा। पेरिस और कनक स्वतंत्रता आंदोलनों के बीच कई विवाद खड़े हो गए। 1998 में न्यूमा अकार्ड के साथ इन विवादों को खत्म करने में मदद मिली। इसके साथ ही 1998 के पहले से यहाँ रहते आए कनक मूल निवासियों को और प्रवासियों को वोटिंग अधिकार मिला। न्यूमा अकार्ड की शर्तों के मुताबिक प्रांतीय चुनाव में मतदान का अधिकार सिर्फ उन लोगों और उनके वंशजों को दिया गया जो न्यू कैलेडोनिया में 1998 के पहले से रहते आए हैं। इसी साल मई में फ्रेंच सांसदों ने एक संवैधानिक सुधार कर निर्वाचकों में उन लोगों को भी शामिल करने का फैसला किया जो न्यू कैलेडोनिया में कम से कम 10 साल से रह रहे हों। हालांकि हिंसा बढ़ने के बाद फ्रांस की सरकार ने इस फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। 2018, 20 और 21 में पिछले जनमत संग्रह में द्वीप के लोगों ने फ्रांस के साथ रहने के लिए मतदान किया था, लेकिन पिछले मतदान के बाद से ही अलगाववादियों ने बहिष्कार की एक श्रृंखला शुरू कर दी है, जिसके चलते नई स्थिति को लेकर बातचीत रुकी हुई है।
इधर ताइवान के प्रधानमंत्री लाई चिंग-ते ने कहा कि लोकतंत्र कोई अपराध नहीं है, लेकिन निरंकुशता असली बुराई है। चीन ने धमकी दी है कि ताइवान स्वतंत्रता से जुड़े कट्टर अलगाववादियों के खिलाफ चल रहे मामलों में मृत्यु दंड देने की बात कह रही है। चीन ने नए कानूनी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक ताइवान की स्वतंत्रता की बात करने वालों को दंडित किया जाएगा। हालांकि चीन की अदालत का ताइवान पर कोई अधिकार नहीं है। चीन की इस धमकी का पलटवार करते हुए ताइवान के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। लाई चिंग-ते के पद संभालने के बाद से अपनी बेरुखी दिखा रहा है। इसी कड़ी में चीन ने ताइवान के पास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया था। और इधर दुनिया के तमाम देशों में जलवायु परिवर्तन बड़ी समस्या बन चुका है, जिसके दुष्प्रभाव भी लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला चीन और सोमालिया का है, जहां बाढ़ ने कहर बरपाया है, तो वहीं चिली में भूस्खलन और बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्विट्जरलैंड भी भूस्खलन और बाढ़ की तबाही का सामना करने को मजबूर है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में लाखों लोग भूखमरी, जल संकट और बाढ़ जैसी विपदाओं के शिकार हो रहे हैं। कहीं अत्यधिक गर्मी के कारण लोग झुलस रहे हैं, तो कहीं बारिश के कारण तबाही। सोमवार को भारी बारिश के कारण चीन के कई प्रांत जलमग्न हो गए। पूर्वी तट के प्रांतों में इस वर्ष सामान्य से अधिक भारी बारिश दर्ज की गई। बाढ़ के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। चीनी प्रांत हुनान में बारिश के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन ठप हो गया है। उत्तर पूर्वी हेलोंग जियांग प्रांत में भी कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया, जिसके कारण स्थानीय किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चीन में हर साल गर्मियों के मौसम में बाढ़ के कारण होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से कमी आई है। हालांकि हाल के वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने चीन को बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील बना दिया है। चिली में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में हजारों घर और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चिली के कैबिल्डो इलाके में तांबे की खानों के टेलिंग बांध टूटने के कारण आसपास के जल स्रोतों में धातुएं फैल गई हैं। बाढ़ के कारण कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। बाढ़ से कृषि को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। ला लिगुआ नदी सहित आसपास के जल स्रोतों में ओवरफ्लो के कारण स्थानीय निवासियों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और टेलिंग बांध टूट गया। यह बहुत चिंताजनक है। स्विट्जरलैंड में भी बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई है। सड़कों, इमारतों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के कारण बिजली के खंभों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई इलाकों में बिजली गुल है। सड़कें बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में भी बाढ़ के कारण सड़कें जलमार्गों में बदल गई हैं। अचानक आई बाढ़ के कारण कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी भर जाने के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जहां एक तरफ कई देशों में बाढ़ के कारण भीषण तबाही देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में गर्म मौसम कहर बरपा रहा है। अमेरिका के पूर्वी तट के शहरों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। बढ़ती गर्मी के बीच वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन और बोस्टन से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जहां स्थानीय निवासी गर्मी से राहत पाने के लिए सड़कों पर पानी के फव्वारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर कई इलाकों में अलर्ट जारी की है। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। मुझे अभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बढ़ते तापमान ने सऊदी अरब में भी भीषण कहर बरपाया है। हज यात्रियों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहाद अल जराजेल ने बताया कि इस साल हज यात्रा के दौरान कुल 1301 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में कई बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। और इन दिनों यूरोप के क्या है हाल, जान लेते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए। दरअसल क्रीमिया पर हमले से तमतमाए रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन के पूर्वी कस्बे पर किए गए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को तलब कर
कड़ा विरोध दर्ज भी कराया। इधर क्रीमिया के हमले वाले इलाके सेवस्तोपोल में आपातकाल घोषित किया गया है। रविवार को क्रीमिया पे हुए भीषण हमले के बाद रूस भड़का हुआ है। इस हमले में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। रूस ने दावा किया है कि हमले में अमेरिका द्वारा मुहैया कराई गई ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। सोमवार को रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को तलब कर इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। रूस ने कहा है कि अमेरिका मॉस्को के खिलाफ हाइब्रिड वार छेड़ते हुए इस संघर्ष में एक पक्ष बन गया है। वहीं क्रेमलिन ने इसे बर्बरतापूर्ण कृत्य बताया है। साथ ही अमेरिका को इसका माकूल जवाब देने की बात कही है। इस बीच क्रेमलिन के हमले वाले इलाके सेवेस्तोपोल में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। सेवेस्तोपोल में ही काला सागर का एक रूसी बेड़ा मौजूद है, जबकि बेल्बेक्सन हवाई फील्ड भी यहीं पर स्थित है। हमने क्रीमिया में बिल्कुल बर्बरतापूर्ण मिसाइल हमला देखा है। निसंदेह युद्धक कार्रवाइयों में अमेरिका की भागीदारी है, जिसके परिणाम स्वरूप शांतिपूर्ण रूसी मारे जाते हैं। इसका परिणाम भुगतना होगा। क्रीमिया हमले से बौखलाए रूस ने सोमवार को यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन के पूर्वी कस्बे प्रोकोवस्क पर किए गए हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने कस्बे पर 2 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें कई घर बुरी तरह तबाह हो गए। रूस ने ओडिशा शहर पर भी हमला बोला। मिसाइल हमले में एक भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया है। हालांकि यूक्रेन ने कई क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया है। इस बीच रूस ने अपने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने वाली नीति में बदलाव करने की बात कही है। ऐसा करने के बाद रूस कम समय में परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकेगा। रूसी संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यदि रूस को लगता है कि खतरा बढ़ गया है तो वो अतिशीघ्र परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। रूस दुनिया के सबसे बड़ी परमाणु ताकत है। बीते महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने देश के आधिकारिक परमाणु सिद्धांत में सुधार की बात कही थी। अब क्रेमलिन ने भी इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रपति पुतिन ने पहले कहा था कि रूसी परमाणु सिद्धांत को वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप लाने के लिए काम किए जा रहे हैं। यह काम प्रगति पर है। रूस का 2020 परमाणु सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि किन परिस्थितियों में देश के राष्ट्रपति परमाणु हथियार के प्रयोग का विचार करेंगे। इसके मुताबिक जब देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए तो सामूहिक विनाश वाले हथियारों पर विचार किया जा सकता है। अब इस सिद्धांत में रूस की सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की लग्जमबर्ग में बैठक हुई। इस बैठक में जब्त की गई रूसी संपत्तियों के ऋण से यूक्रेन को सहायता मुहैया कराने के G7 के देशों के फैसले पर चर्चा की गई। हंगरी को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि हंगरी के सहमति के बिना यूक्रेन को मदद देने का तरीका खोज लिया गया है। इस रकम से यूक्रेन को दी जाने वाली पहली किस्त लगभग 1.4 बिलियन यूरो की हो सकती है। इसके अलावा बैठक में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 14वें संस्करण को भी अपना लिया गया। इन पाबंदियों के तहत रूस के गैस निर्यात को निशाना बनाया गया है। नए प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की उन ट्रांसशिपमेंट को निशाना बनाना है जो अपनी शिनाख्त को छिपाते हुए यूरोप के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 30 से अधिक रूसी तेल रिफाइनरियों, टर्मिनलों और तेल डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कोई विस्तृत जानकारी मुहैया नहीं कराई। यूक्रेन ने इस साल रूसी तेल सुविधाओं पर हमले तेज कर दिए हैं। और हमारे इस खास बुलेटिन खबर दुनिया की में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे।
सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन खबर दुनिया की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पेंटेकोस्ट त्योहार के जश्न में डूबे लोगों की जान पर उस वक्त बनाई जब कुछ बंदूकधारियों ने मुस्लिम बाहुल दागिस्तान के एक चर्च पर हमला बोल दिया। 6 हमलावरों द्वारा किए गए हमले में कुल 20 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 15 पुलिसकर्मी और अन्य नागरिक शामिल थे। वहीं दूसरी ओर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध यहूदी समुदाय प्रार्थना स्थल पर भी हमले की खबर है। हालांकि यहां हमलावर किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जली हुई गाड़ियां, मलबों का ढेर, क्षतिग्रस्त हो चुके चर्च, यहूदी प्रार्थना स्थल सिनेगॉग। रविवार को रूस के दागिस्तान प्रांत में आतंकियों ने कहर बरपाया था, जिसके निशान अब भी सलामत पड़े हैं। आतंक के सौदागरों द्वारा दिए गए इन्हीं जख्मों के निशान से जांच एजेंसियां सुराग जुटाने की कोशिश कर रही हैं। ऑर्थोडॉक्स ईसाई पेंटेकॉस्ट त्योहार के जश्न में डूबे हुए थे, तभी कुछ बंदूकधारियों ने मुस्लिम बहुल दागिस्तान के एक चर्च पर हमला बोल दिया। 6 हमलावरों द्वारा किए गए हमले में कुल 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 15 पुलिसकर्मी और अन्य नागरिक थे। आतंकवादियों ने डरबेंट और मखाच काला शहरों को निशाना बनाया। हमले में गिरजाघर से 66 वर्षीय पादरी निकोलाई कोटलनिकोव की भी मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में सभी हमलावरों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। रूसी नेशनल गार्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि तटीय डम्बेट में उसके एक अधिकारी की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। किसी भी संगठन ने फिलहाल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अधिकारियों ने इस आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। दागिस्तान में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। वहीं यहूदी प्रार्थना स्थल सिनागॉग में फायरिंग के बाद आग भड़क उठी। डम्बेट में जिस यहूदी समुदाय प्रार्थना स्थल पर हमला हुआ वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। रूसी यहूदी कांग्रेस ने अपने वेबसाइट पर लिखा कि डम्बेट में सिनागॉग पर शाम की सेवा से लगभग 40 मिनट पहले हमला किया गया था। हालांकि हमले में किसी की मौत नहीं हुई और न ही कोई घायल हुआ। फुटेज में काले कपड़े पहने लोगों को पुलिस वाहनों और कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंच रहे आपातकालीन सेवा वाहनों के काफिले पर गोलाबारी करते देखा जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दागिस्तान हमले में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दागिस्तान हमले में मारे जाने वालों के परिजनों के प्रति राष्ट्रपति पुतिन ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। जरूरी स्वास्थ्य मदद लोगों को पहुंचाई जा रही है। दागिस्तान इस हमले से पहले भी खबरों में रह चुका है। बीते साल अक्टूबर महीने में मखाच काला शहर के एयरपोर्ट में कुछ लोग घुस आए थे और इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आए लोगों की तलाश कर रहे थे। दागिस्तान के गवर्नर सरगेई मेलिकोव ने इस हमले को गरीब मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अस्थिर करने का प्रयास बताया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का इशारा जरूर किया। आज का दिन दागिस्तान के लिए त्रासदी भरा है। दागिस्तान की राजधानी माक चकाला और हमारे प्राचीन शहर डरबेंट पर आतंकी हमला हुआ है। जांच में सामने आया है कि इस हमले की तैयारी विदेश से भी की जा रही थी। हम जानते हैं कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है। दागिस्तान रूस के उत्तरी काकेशस प्रांत में बसा हुआ है। दागिस्तान रूस में आने वाले 22 गणराज्यों में से एक है। रविवार को जिस मखाच काला में हमला हुआ वो दागिस्तान की राजधानी भी है। नस्लीय और भाषाई विविधता वाला दागिस्तान बाहर से भले ही भौगोलिक रूप से बेहद खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अंदर से ये उतना ही अस्थिर है। इस बीच क्रेमलिन ने क्षेत्र में हिंसा की नई लहर की संभावना को खारिज किया है। मॉस्को में बीते 3 महीने पहले ही क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में हमला हुआ था। इस हमले में करीब 145 लोगों की मौत हो गई थी। इस्लामिक स्टेट ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। आईएस द्वारा जिम्मेदारी लिए जाने के बाद भी रूस ने इस हमले के लिए पश्चिमी देशों की तरफ उंगली उठाई थी। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन खबर दुनिया की में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।